चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में एआई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है? देखिए, इंटेलिजेंसी का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, यानी कि बुद्धिमत्ता हम इसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे आज की डेट में हम देखें, मतलब एक इंसान है, यानी कि एक मानव है। अगर कोई चीज़ उसको बोली जाए तो वो खुद से सोच समझ के जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर लेता है, यानी कि खुद की सोच समझ से वो जो है रियल टाइम एक प्रकार से प्रोसेसिंग कर सकता है। पर यही सोच अगर जो है हम मशीन में डाल दें, मशीन का मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर अगर इंसान के जैसे सोचने समझने लगे तो सिंपल सी बात है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्योंकि यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, मतलब एआई हम बोलें तो ये इंसान के द्वारा इसको प्रदान की गई है। जबकि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर भगवान के द्वारा जो प्रदान की गई है, मतलब सोचने समझने की क्षमता, तो हमारी नेचुरल है, परंतु कंप्यूटर में हम जो है हम फीड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो जैसे कि आपको पता, हम पढ़ रहे हैं आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, और इसका अगला टॉपिक हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर मतलब रोबोट को भी हम एक कंप्यूटर बोल सकते हैं। और यदि ये मनुष्य के जैसे सोचने समझने लगे और मनुष्य के जैसे काम करने लगे तो सिंपल सी बात है, इसे हम क्या बोलेंगे? एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलेंगे। मनुष्य के जैसे काम तो आजकल रोबोट कर ही पा रहा है, परंतु सोचने समझने की क्षमता अगर विकसित हो जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसे फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है, चौथी जनरेशन तक तो अभी वर्तमान तक चल रहा है, परंतु भविष्य में जो आने वाले कंप्यूटर है जिन्हें हम बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो कि एआई से भर मतलब परिपूर्ण होंगे। एआई उसमें रहेगा और खुद सोचने समझने की क्षमता उसमें रहेगी। आज एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप जो है कंप्यूटर से 24 घंटे काम ले लेते हैं, पर क्या होगा जब उसमें खुद में सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी? तो आप 24 घंटे काम करवाओगे तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा? हो सकता है कि रोबोट से आप काम करा रहे हो और उसका दिमाग खराब हो जाए तो वो आपको ही मतलब जो है दो चार चमाट मार दे या फिर इस प्रकार से कुछ हरकतें कर दे, तो आपके लिए खतरा भी है ना एआई। तो एआई जो है काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद भी हो सकता है और ख़तरे वाला भी हो सकता है। तो एआई का मतलब खुद में सोचने समझने की क्षमता हम रोबोट में अगर डाल देंगे तो उसे हम एआई बोलेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की बुद्धिमत्ता की तरह, यानी मनुष्य के जैसे ही कार्य करने लगे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलेंगे। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह एक मनुष्य की भांति ही कार्य कर सके, मतलब खुद उसके जैसे सोचने समझने की क्षमता आ सके, सारी चीज़ उसके जैसे कर सके, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलेंगे। इसके अंतर्गत हम देखें तो देखिए विजुअल परसेप्शन आ सकता है, देखने की मतलब जो सोचने समझने की क्षमता है, स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुन, मतलब जो हम बोल पा रहे हैं जैसे मनुष्य बोलता है तो उस प्रकार से रहना चाहिए। डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी वो रहना चाहिए। लैंग्वेज ट्रांसलेशन की कैपेबिलिटी होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए मानव जैसा। रीजनिंग एबिलिटी होना चाहिए। ये सारी चीज़ अगर हो जाती है एक कंप्यूटर में, यानी कि एक रोबोट में, तो हम समझ सकते हैं वो क्या है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मनुष्य की खोपड़ी दी है, खोपड़ी मतलब दिमाग हम बोलें, ठीक है। इसकी दिमाग की जो कैपेसिटी है वो मशीनों में आ जाती है, जैसे ड्रोन में आ जाती है, कार रोबोटिक कार में आ जाती है, रोबोट में आ जाती है, या कोई रोबोटिक मशीन में आ जाती है। तो अगर ये मनुष्य की खोपड़ी का जो पावर है वो अन्य डिवाइस में आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलेंगे। एक पर्सन थे जॉन मैकार्थी, इनके द्वारा जो है इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पिता माने जाते हैं, और यह बुद्धिमान मशीनों के विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का जो विज्ञान है, इंजीनियरिंग, इन्होंने मतलब इसको बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है पिता माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाने का एक तरीका है, और एक कंप्यूटर जो कंट्रोल मतलब नियंत्रित रोबोट या फिर एक सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं। एआई का अध्ययन इस बात से किया जाता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और मनुष्य कैसे किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते या सीखते हैं। तो इस सारी जो प्रोसेस है या सारी चीज़ें जो गुण है वो मशीन में डालना, निर्णय लेते हैं और काम करते हैं, और फिर बुद्धिमान सॉफ्टवेयर और सिस्टम विकसित करने के आधार पर इस अध्ययन के परिणाम का उपयोग करते हैं। सारी चीज़ें किस में डाली जा रही है? मशीन में, मतलब एक प्रकार से हम रोबोट की बात कर सकते हैं।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का लक्ष्य जो है एक प्रकार से देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए और दूसरा मशीनों में मानव बुद्धि को लागू करने के लिए। अब एक्सपर्ट सिस्टम होते क्या है, वे सिस्टम जो बुद्धिमान व्यवहार करते हैं, मनुष्य के जैसे सीखते हैं, उसको डिस्प्ले या प्रदर्शित करते हैं, समझाते हैं और यूज़र्स को सलाह देते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, एक्सपर्ट सिस्टम के अंतर्गत आ जाती है। मशीनों में बुद्धिमान मानव बुद्धि को लागू करने के लिए यानी कि ऐसे सिस्टम बनाना जो कि इंसानों की तरह समझे, सोचे, सीखे और व्यवहार करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मतलब मशीनों में जो है मानव बुद्धि को लागू करना। आगे देखते हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, यानी कि वर्जन देख लेते हैं एक प्रकार से कैसे कैसे विकास हुआ। जो एआई है, एआई वर्तमान मतलब जब से शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक क्या स्थिति रही है, इसकी पूरी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। तो देखिए हिस्ट्री क्या देखने को मिलेगी, जैसे सबसे शुरुआत में बात करें 1923 की, रोसम यूनिवर्सल रोबोट्स यानी कि RUR की बात करें तो इसका नाम जो है लंदन में खुला जहां पर अंग्रेजी में रोबोट शब्द का पहला उपयोग किया गया था 1923 में। बात करते हैं 1943 की, तो तंत्रिका नेटवर्क के लिए नींव रखी गई यहाँ पे। फिर उसके बाद 1945 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र इसाक असीमोव ने रोबोटिक्स शब्द को गढ़ा, यानी रोबोटिक्स शब्द की यहाँ शुरुआत हुई 1945 में। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने बुद्धि के मूल्यांकन के लिए ट्यूरिंग टेस्ट की शुरुआत की और कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस को प्रकाशित किया। क्लाउड सेनन ने एक खोज के रूप में शतरंज खेलने का विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित किया। 1956 की बात करें तो जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को विकसित किया। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में पहले चल रहे एआई कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। फिर 1958 में जॉन मैकार्थी ने एआई के लिए लिस्प, एक प्रोग्रामिंग है, लिस्ट प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं, इस भाषा का आविष्कार किया। मतलब मशीन में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग भाषा होनी चाहिए, तो लिस्प यहाँ पे विकसित की गई जॉन मैकार्थी के द्वारा। 1964 में MIT में डैनी ब्रोबो के जो शोध है उससे पता चला कि कंप्यूटर बीजगणित शब्द की समस्याओं को सही ढंग से हल करने के लिए प्राकृतिक भाषा का अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर 1965 में देखें तो MIT के जोसेफ जेनबाम ने जो है एलिजा का निर्माण किया, जो कि एक संवादात्मक समस्या थी जो अंग्रेजी में एक संवाद पर चलती थी। फिर 1969 की बात करते हैं तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक रोबोट विकसित किया यहाँ पर, और जो एक रोबोट है जो कि हरकत, धारणा और समस्या के समाधान से परिपूर्ण है। 1973 की बात करें तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में असेंबली रोबोटिक्स समूह ने प्रसिद्ध स्कॉटिश रोबोट फ्रेडी का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो मॉडल का पता लगाने और इकट्ठा करने के लिए दृष्टि का जो उपयोग करने में सक्षम था। 1979 में पहला कंप्यूटर नियंत्रित स्वायत्त वाहन स्टैनफोर्ड कार्ट द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 85 में हैरोल्ड कोहेन ने ड्राइंग प्रोग्राम आरोन का निर्माण और प्रदर्शन किया। फिर 1990 की बात करें तो एयर इंडिया के सभी क्षेत्रों में प्रमुख प्रगति देखने को मिली, जैसे मशीन सीखने में महत्वपूर्ण प्रदर्शन, मामले के आधार पर तर्क, मल्टी एजेंट योजना निर्धारण, ये सारी चीज़ देखने को मिली। फिर 97 की बात करें तो डीप ब्लू चेस प्रोग्राम ने तत्कालिक विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कॉस्परो को हराया। फिर उसके बाद 2000 में इंटरैक्टिव रोबोट पालतू जानवर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो जाते हैं और MIT एक ऐसा रोबोट प्रदर्शित करता है जिसमें एक ऐसा चेहरा है जो भावनाओं को व्यक्त करता है। रोबोट घुमंतु अंटार्कटिका के दूरस्थ क्षेत्रों की खोज करता और उल्कापिंडों का पता लगाता है। अब बात करते हैं इसके AI के एप्लीकेशंस की, अनुप्रयोग। तो कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में रोबोट को मतलब जो AI है उसको उपयोग किया जाता है, गेम को प्ले करने में, स्पीच रिकॉग्निशन में, नेचुरल लैंग्वेज के लिए, कंप्यूटर विजन के लिए, न्यूरल नेटवर्क के लिए, रोबोटिक्स के लिए, फाइनेंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, एविएशन, इन सभी के लिए जो है AI का उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। चलिए हम जानते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। तो एक्सपर्ट सिस्टम है क्या, मान लीजिए यहाँ देखिए कि यूज़र है, यूज़र जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। तो देखिए एक्सपर्ट्स एक सॉफ्टवेयर या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक्सपर्ट की राय ली जाती है, नॉलेज इंजीनियर और सबका जो मिला जुला रूप है, कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे रख दिया जाता है।
ठीक है, और बीच में मीडिएटर रहता है एक इंजन, इंटरफेरेंस मतलब यूज़र और ये नॉलेज के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो यहाँ पे यूज़र इसको जो है प्राप्त हो जाता है। यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम के अंतर्गत हम बात करें, एक्सपर्ट मतलब होता है काफ़ी ज्ञानी, यानी कि हाइब्रिड हम बोल सकते हैं। और हाइब्रिड का मतलब आप समझ सकते हैं मल्टीपल चीज़ों से मिलकर बना, यानी कि विभिन्न प्रकार के गुण धर्मों से युक्त चीज़ को हाइब्रिड बोलेंगे। और हाइब्रिड भी हम एक प्रकार से एक्सपर्ट बोल सकते हैं। तो एक्सपर्ट में देखिए, जैसे डॉक्टर की मतलब जो है एक इंजीनियर हो गया, इंजीनियर ने यहाँ सॉफ्टवेयर को मेंटेन करा, और दूसरी चीज़ उसमें क्या है राय दी गई, एक डॉक्टर की जो है, जो एक विशेषज्ञ है किसी क्षेत्र विशेष है डॉक्टरी के, तो उसने अपनी राय दिया, तो ये बन गया हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए, एक्सपर्ट सिस्टम कंप्यूटर पर आधारित एक डिसीजन टूल है जो कि जटिल डिसीजन मेकिंग समस्या को हल करने के लिए फैक्ट का प्रयोग करता है। एक्सपर्ट सिस्टम कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं जो कि निश्चित टाइप की समस्याओं, मतलब जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो गया या फिर अन्य कोई चीज़ों से संबंधित इसकी समस्या की विशेषज्ञता के लिए यहाँ प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर एक्सपर्ट सिस्टम डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग व्यक्ति की विशेषज्ञता के आधार पर खेलने, वित्तीय प्लानिंग, इसके अलावा निर्णय के लिए, कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, रियल टाइम सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कंपोनेंट्स, एक तो नॉलेज बेस होता है, एक वर्किंग स्टोरेज होता है, तीसरा इंटरफेरेंस इंजन होता है, और चौथा यूज़र इंटरफेरेंस होता है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए चार चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब देखिए नॉलेज बेस आप देख सकते हैं पहला, दूसरा इंटरफेरेंस इंजन, तीसरा यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखें तो जहाँ देखिए वर्किंग नॉलेज का मतलब, वर्किंग जो नॉलेज बेस है उसकी अगर बात करें तो एक एक्सपर्टीज़, एक जो है डिक्लेरेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका प्रयोग अक्सर इफ़ देन रूल्स में आता है। उसके बाद वर्किंग स्टोरेज में डेटा आता है जिसमें विशेष रूप से प्रॉब्लम के हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरेंस में देखिए इसके अंतर्गत वह कोड आता है जो सिस्टम को कोर होता है, और जो वर्किंग स्टोरेज में प्रॉब्लम स्पेसिफिक डाटा और नॉलेज बेस को प्राप्त करता है। फिर यूज़र, लास्ट एंडिंग चीज़, यानी कि यूज़र तथा सिस्टम के बीच संबंध को नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिए, और हम देखें तो देखिए सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने वाले व्यक्तियों का रोल, सिस्टम जो रोल सिस्टम है, सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो ये देखिए डोमेन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर और यूज़र। तो डोमेन एक्सपर्ट कौन होता है, जो प्रॉब्लम को हल करने में एक्सपर्ट होता है, अर्थात वह व्यक्ति जो सिस्टम में डोमेन एक्सपर्ट के रूप में कार्य करता है। फिर नॉलेज इंजीनियर, तो ये जो होता है देखिए एक्सपर्ट सिस्टम में डिक्लेरेटिव फॉर्म में एक्सपर्ट की नॉलेज को इनकोड करता है। फिर यूज़र की अगर बात करें तो एक्सपर्ट के द्वारा उपलब्ध कराएगी सलाह को प्राप्त करेगा तथा सिस्टम के साथ विचार विमर्श करेगा। तो ये तीन चीज़ें यहाँ प्रमुख व्यक्ति होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम में। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं, यानी कि फ़ायदे एक्सपर्ट सिस्टम के। तो एक्सपर्ट सिस्टम के फ़ायदा क्या होंगे, देखिए कंसिस्टेंसी, मेमोरी, लॉजिक, एक्सेसिबिलिटी, एवेलेबिलिटी, उसके बाद है लॉन्गिविटी। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं एक कारक है। जैसे कंसिस्टेंसी की बात करें, निरंतरता इसे बोलते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक मुख्य लाभ है, यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है और इसमें सभी ज्ञान और तर्क क्रमबद्ध होते हैं। यदि उसी स्थिति में मिलता है तो ये जो है एक निर्णय बार बार करेगा, और क्योंकि हमेशा कुछ नियम और तर्क के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मेमोरी का अगर बात करें तो मेमोरी जो एक्सपर्ट सिस्टम है सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है, मतलब यहाँ बड़ी मात्रा में ज्ञान संग्रहित होता है। लॉजिक की बात करें तो एक्सपर्ट सिस्टम में तर्क बहुत स्पष्ट है, और एक एक्सपर्ट सिस्टम में निर्णय लेने या चुनने के तरीके, सभी नियम, शर्तें और उनकी समझ हमेशा स्पष्ट होती है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है, देखिए ये जो होता है हमेशा उपलब्ध होता है, यानी कि 24 घंटे सातों दिन यहाँ जो है इसकी सेवाएं उपलब्ध होती है। अवेलेबिलिटी जो है मतलब उपलब्धता हम बोल सकते हैं। तो कई उपयोगकर्ता एक साथ एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग कर रहे होते हैं और तुरंत इसकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्गेविटी का मतलब होता है, देखिए मानव विशेषज्ञों की एक निश्चित आयु सीमा होती है, क्योंकि एक इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन एक एक्सपर्ट सिस्टम के मामले में यदि आप कंप्यूटर में एक मानव विशेषज्ञ के सभी ज्ञान और अनुभव को डाल दें तो हमेशा उपलब्ध रहेगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ घाटे भी देख लेते हैं, मतलब फ़ायदे हैं तो उसके हाँ मतलब नुकसान भी है। तो डेटा इंटीग्रिटी, टाइम एंड कॉस्ट, स्पेसिफिक, इमोशनलेस और कॉमन सेंस। तो यहाँ देखिए डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है सिस्टम को मैनुअल रूप से अपडेट करने की आवश्यकता होती है, और एक्सपर्ट सिस्टम सब कुछ नहीं सीखती। यही कारण है कि डेटा अखंडता यानी कि डेटा इंटीग्रिटी एक एक्सपर्ट सिस्टम के प्रमुख नुकसानों में से एक माना जाता है। टाइम एंड कॉस्ट की अगर बात करें तो खरीदने और इंस्टॉल करने की आवश्यक समय और लागत बहुत अधिक होती है। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है एक्सपर्ट सिस्टम आमतौर पर एक विशिष्ट डोमेन के लिए विकसित किया जाता है, जबकि मानव विशेषज्ञ को एक से अधिक तरीके या फिर एक से अधिक क्षेत्रों में विशेष
मतलब विशेषज्ञ रूप से उपयोग किया जा सकता है। फिर इमोशनलेस की अगर बात करें, देखिए मानव विशेषज्ञों को स्थिति के बारे में जानकारी होती है जबकि मशीन को इस प्रकार की जानकारी नहीं होती, इसलिए इमोशनलेस इसको बोला गया है। कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस मुख्य मुद्दा है भी, कभी कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं परंतु मानव की स्थिति में ऐसा नहीं होता। चलिए दोनों हम देखें, कन्वीनेशनल सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम में दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। तो देखिए नॉलेज और प्रोसेसिंग एक इकाई में संयुक्त होते हैं और यहाँ देखिए नॉलेज डेटाबेस और प्रोसेसिंग मैकेनिज्म दो अलग अलग घटक होते हैं। इस प्रणाली में प्रोग्राम द्वारा त्रुटियाँ यानी कि एरर की संभावना नहीं होती और यहाँ पे एरर की संभावना हो सकती है। इसमें पूरी तरह डेवलप होने वाले सिस्टम को संचालित किया जा सकता है और इसमें एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलपमेंट की प्रक्रिया के दौरान भी तथा कम नियमों में भी संचालित किया जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम बोलें इसे क्रियान्वित करने के लिए निर्धारित एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है और इसमें क्रियान्वयन जो है तार्किक और अनुमानित रूप से किया जाता है। यहाँ इस प्रणाली में पूर्ण जानकारी का उपलब्ध होना आवश्यक होता है और इसे पर्याप्त तथा अपर्याप्त जानकारी में भी क्रियान्वित किया जा सकता है। ह्यूमन एक्सपर्ट और आर्टिफिशियल एक्सपर्टाइज दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए नष्ट होने योग्य होता है और ये स्थायी होता है क्योंकि स्टोर हो जाता है एक बार में। स्थानांतरण में कठिनाई होती है और स्थानांतरण में आसानी होती है, कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट बनाने में कठिनाई होती है और यहाँ डॉक्यूमेंट बनाने में काफ़ी आसानी होती है। ये अनुमान लगाने में असमर्थ होते हैं, ये निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपेक्षाकृत ये जो होता है ह्यूमन एक्सपर्ट महंगे होते हैं और ये कम लागत की प्रणाली होती है। आगे देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने एआई और एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, आप इसका सिंपल उदाहरण समझ सकते हैं। आप गूगल ड्राइव तो उपयोग करते होंगे, आई होप सभी पर्सन जो अभी लेक्चर देख रहे हैं सभी लोग गूगल ड्राइव का उपयोग करते होंगे। गूगल ड्राइव क्या काम करता है, गूगल ड्राइव जो होता है एक ईमेल आईडी के अंतर्गत, मतलब आपकी जो ईमेल आईडी होती है ईमेल आईडी के अंतर्गत एक स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करता है। मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं एक जीमेल में आपको 15 GB फ्री स्पेस देता है गूगल। तो इस 15 GB में आप जो है क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, एक तो आपके ईमेल आते हैं, ठीक है, दूसरे आप जो है गूगल फोटोज़ उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तीसरे आप ड्राइव में कोई चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है स्टोरेज के रूप में। 15 GB में आप ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो जो गूगल ड्राइव का जो स्पेस है, ईमेल आईडी का जो स्पेस है, वो एक प्रकार का क्लाउड है, यानी कि क्लाउड मतलब बादल होता है। हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है वहाँ आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है गूगल ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड है और इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। चलिए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज होते हैं उसको दूरस्थ रूप से बदलाव करना। मतलब हम कहीं से भी, जैसे स्टोर कहाँ है, गूगल के क्लाउड में, गूगल के स्टोरेज में, और हम हमारे पास में मोबाइल से ही इसको चेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। यह ऑनलाइन डाटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन प्रदान करता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो ये देखिए बाय प्लेस इन स्थान के आधार पर होते हैं और बाय सर्विसेज के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ प्रकार हम देख लेते हैं। जैसे बाय प्लेस में पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, हाइब्रिड होते हैं और कम्युनिटी होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो सर्विस है उसमें IaaS मिलेगा, PaaS मिलेगा, SaaS मिलेगा, उसके बाद RaaS मिलेगा। चलिए एक एक करके जान लेते हैं सबके बारे में। सबसे पहले पब्लिक के बारे में जानते हैं। तो पब्लिक क्या होता है, पब्लिक मतलब जो होता है सभी के लिए अवेलेबल होता है, यानी सार्वजनिक क्लाउड सिस्टम सेवाओं को आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होने की अनुमति होती है। इसी कारण ये कम सुरक्षित होते हैं। कोई भी इसको एक्सेस कर रहा है तो डेटा और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी सुरक्षा की कम गारंटी होती है। पर निजी की बात करते हैं, निजी यानी कि प्राइवेट क्लाउड एक संगठन के भीतर सिस्टम और सेवाओं को एक्सेस करने की अनुमति देता है और ये अपनी निजी स्वभाव के कारण अधिक सुरक्षित कहलाता है। कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक विशेष संगठन, यानी कि देखिए सामुदायिक क्लाउड सिस्टम सेवाओं को संगठनों के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है। और हाइब्रिड में सार्वजनिक निजी दोनों का सम्मिश्रण होता है, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला जाता है, जिसमें निजी क्लाउड का उपयोग करके महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है जबकि गैर महत्वपूर्ण गतिविधियों को सार्वजनिक क्लाउड पर प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक, हम अगर बोलें
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, और स्ट्रक्चरर एज अ सर्विस। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज अ सर्विस एक प्रकार से इसको बोला जा सकता है। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होगा, इस सर्विस के अंतर्गत मूलभूत संसाधनों जैसे फिजिकल मशीन, वर्चुअल मशीन और वर्चुअल स्टोरेज प्रदान करवाया जाता है। PaaS का मतलब है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें इसके अंतर्गत फिजिकल मशीन, स्टोरेज के साथ साथ कुछ प्रोग्राम टूल्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके जरिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट किया जा सके। SaaS मतलब जो होता है एक प्रकार से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस मॉडल के अंतर्गत हमें सीधे तौर पर एप्लीकेशन का प्रयोग मिल जाता है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन को इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी ऑथोराइज्ड यूज़र, क्लाइंट मतलब एक यूज़र जो है क्लाउड एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर और उसमें सुधार किसी भी समय कर सकता है। क्लाउड एप्लीकेशन को प्रयोग करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है हमें ऑनलाइन डेवलपमेंट टूल्स भी प्रदान करता है, जिससे हम ऑनलाइन भी प्रोग्राम बना सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें चलाने के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे क्लाउड में हमें उपलब्ध सभी रिसोर्स नेटवर्क में इस प्रकार से उपलब्ध रहते हैं कि कोई भी क्लाइंट जो है इन्हें बिना किसी प्लेटफॉर्म की चिंता किए बिना एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट जो है क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड सर्विस भी प्रदान करता है, जिसके लिए सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति के इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर इसके अलावा देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग अत्यधिक लागत प्रभावी है क्योंकि यह सभी रिसोर्स का उच्च दक्षता के साथ संचालित होता है। इसके लिए बस इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग जो है उसको भी उपलब्ध कराता है और इसे ज़्यादा भरोसेमंद बनाता है। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जैसे देखें ऑनलाइन फाइल स्टोरेज हम देख सकते हैं, ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये कुछ इसके एप्लीकेशन हैं। तो देखिए ऑनलाइन, इसके अलावा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी इसके अंतर्गत आता है, ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन, ऑनलाइन ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर, विविध और इसके अलावा कुछ और अनुप्रयोग हम देख सकते हैं, यानी कि अन्य एप्लीकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के अंतर्गत है देखें तो गूगल प्ले जो सर्विस है वो भी इसके अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत हम जो है गूगल प्ले के अंतर्गत कोई भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब यदि हम गूगल प्ले स्टोर खोलें तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमको डाउनलोड करने की फैसिलिटी, जैसे एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज़ एंड टीवी से रिलेटेड सर्विसेज ले सकते हैं, म्यूज़िक, ई बुक्स वगैरह और न्यूज़ स्टैंड, ये सारी चीज़ें हमको मिलती है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के अंतर्गत गूगल प्ले में। ठीक है, देखिए गूगल प्ले स्टोर इस प्रकार से पीसी में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पीसी में इसके एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होते, पर आप जो आईडी से लॉगिन है और आपके फ़ोन में भी वही आईडी है, तो आप यहीं से अगर इस पे जैसे व्हाट्सअप है, टेलीग्राम, इस पे मैसेंजर है, फेसबुक है, इनको इंस्टॉल करोगे तो आपकी डिवाइस में स्वतः ही वो इंस्टॉल हो जाएगा कोई भी चीज़ें। ठीक है, इस प्रकार से देखिए गूगल प्ले स्टोर आपको लाखों ऐप्स क्या, बहुत सारे ऐप्स, गेम्स तक पहुंच प्रदान करता है। आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म हो गया, किताबें यानी बुक्स हो गई, संगीत, म्यूज़िक हो गया, इन चीज़ों की पेशकश भी करता है। हालांकि ये सभी हर देश में उपलब्ध नहीं होती। प्ले स्टोर का उपयोग करने के लिए पहली चीज़ तो आपके लिए आवश्यक है कि गूगल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि एक ईमेल अकाउंट आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। ठीक, अगर लॉगिन नहीं है तो आप जो है डाउनलोड नहीं कर सकते। एक बार जब आप एंड्रॉयड डिवाइस पर अपने गूगल अकाउंट को साइन इन कर देते हैं तो प्ले स्टोर के माध्यम से आप जो है कोई भी एप्लीकेशन को खोज सकते हैं, यानी सर्च कर सकते हैं। गूगल प्ले, जिसे एंड्रॉयड मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, मतलब मोबाइल डिवाइस और टैबलेट पर उपलब्ध और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड क्रोम ओएस डिवाइस, इन सभी पे चलते हैं। जो यूज़र्स होते हैं गूगल प्ले और थर्ड पार्टी जो डेवलपर्स है उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ब्राउज़ करने, उसको परचेस करने, डाउनलोड करने, इन सभी फैसिलिटी को प्रदान करने का काम करता है गूगल प्ले। गूगल प्ले स्टोर जो है गूगल मोबाइल सर्विस GMS बोलते हैं, उसको चलाने वाले एंड्रॉयड डिवाइस पर प्री इंस्टॉल आता है। इसे क्रोम बुक, क्रोम बॉक्स और क्रोम बेसिस जैसे जो कुछ इंटीग्रेटेड जो क्रोम OS है डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाता है। यदि कोई एप्लीकेशन वेब माध्यम से ख़रीदा जाता है तो एक जो यूज़र होता है वो है एक प्रकार से निर्दिष्ट कर सकता है कि एप्लीकेशन को किन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाना है, जैसे स्मार्ट OS, स्मार्ट बाथ, एंड्रॉयड TV सेट, इन सभी को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं एप्पल ऐप स्टोर, मतलब ये जो है एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें ये चलता है। ठीक है, एप्पल स्टोर
तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो iOS जो होता है उसके अंतर्गत इसको चलाया जाता है ऐप स्टोर को। जैसे यहाँ आप बात करें एप्पल स्टोर की, तो एप्पल स्टोर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये मैंने लैपटॉप में ओपन किया, जैसे आप आईपैड या फिर फ़ोन में स्टोर इसको ओपन करोगे तो कुछ डिस्प्ले इसका अलग होगा। हालांकि ये सारे फीचर्स जो है उसमें भी मिलेंगे एप्पल स्टोर के, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो है आप क्या कर सकते हो, मतलब एक प्रकार से देखिए डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसे एप्पल इंक द्वारा जो है अपने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर मोबाइल ऐप के लिए विकसित किया है। मतलब यहाँ से कोई भी एप्पल यूज़र अपने ऐप को जो है डाउनलोड कर सकता है। ऐप स्टोर यूज़र को एप्पल के iOS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के साथ विकसित किया जा गए हैं। एप्लीकेशन को ब्राउज़ करने और डाउनलोड करने की अनुमति ये देता है। इस ऐप को आईफोन, स्मार्टफोन, आईपैड टच, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, आईपैड टैबलेट कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। और कुछ आईफोन ऐप के एक्सटेंशन के रूप में एप्पल वॉच, स्मार्ट वॉच या फिर 4G जो जनरेशन है वो, या फिर नए एप्पल टीवी में इसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एप्पल द्वारा ऐप स्टोर को 10 जुलाई 2008 को ओपन किया गया था, जिसमें 500 एप्लीकेशन उपलब्ध थी। 2017 में जो है स्टोर में 2.1 मिलियन ऐप आ गई, जिनके द्वारा आप जो है अपने एप्पल फ़ोन में कई प्रकार के ऐप, जिसके अंतर्गत हम देखें तो म्यूज़िक है, मूवीज़ है, टीवी शो, इन सभी का आनंद ले सकते हैं। ऐप आपके द्वारा कुछ भी करने के तरीके को बदल सकते हैं, चाहे बनाना हो, सीखना हो, गेम खेलना या फिर कुछ और अन्य चीज़ों की सुविधा इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। ऐप स्टोर में कई टैब होते हैं, जैसे देखिए टुडे टैब, गेम टैब, ऐप टैब, ये सारी टैब आपको देखने को मिलती है। आप इनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आपको वो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई हमारी एप्पल स्टोर हमने देखे। अब जानते हैं हम IoT के बारे में। IoT क्या है? IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आप सोए हो और सोने के बाद आप सुबह उठ रहे हो, तो आपको अचानक से पता चलता है कि आपके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सीने में दर्द है, जहाँ भी। तो आपने दिमाग में सोचा कि सीने में दर्द है, या फिर आपने बोल दिया कि भाई सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको फ़ोन करना होगा हॉस्पिटल में, और जो है आपको एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा या फिर आपको खुद को जाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इस प्रकार से सर्विसेज ले सकते हैं हॉस्पिटल की। परंतु यदि आपका पूरा होम है, मान लीजिए ये होम है, ठीक है, जो घर है आपका, घर में जितनी भी डिवाइसेस है, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, जितनी भी है, सभी चीज़ें किससे कनेक्ट है? सभी चीज़ें आपकी इंटरनेट से कनेक्ट है। जैसे आपके पास में मोबाइल, मतलब जो हाथ में आपका बैंड भी है, ठीक है, हाथ में आपका बैंड भी है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है। आपके पास मोबाइल है, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। आपके घर में जितनी भी चीज़ें, जैसे टीवी है, लाइट है, फैन है, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपकी, टेलीफोन है, सब इंटरनेट से कनेक्ट है। मान लीजिए आपके दिमाग में एकदम से आया क्या कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप अचानक से नींद खुली आपकी और अचानक से याद आया आपको, या फिर आपको लगा कि तबीयत ख़राब, आपने ऐसा बोला तबीयत ख़राब है, तो उसकी सूचना आपकी सूचना कहाँ चली गई? बैंड में। और बैंड से कहाँ चली गई? मोबाइल में, ठीक है। और मोबाइल भी इंटरनेट से कनेक्ट है, बैंड भी इंटरनेट से। मोबाइल ने फ़ोन डायल कर दिया किसका? हॉस्पिटल का, ठीक है। हॉस्पिटल का फ़ोन जो है डायल हो गया कि जो है एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो आपके घर में एम्बुलेंस आ गई और आपके मतलब आपको बोले बगैर आपकी जो है आपको एम्बुलेंस ने उठाकर ले गई और आपका ट्रीटमेंट करा के घर में ला के छोड़ दी। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति देखने को मिलेगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपके घर में आपको लगा कि आप अचानक नींद से जगे हैं और आपको लगा कि आपको भूख लगी है, तो आपके बैंड ने तुरंत सूचना दी कि जो मतलब ऑनलाइन डिलीवरी बॉय है जो कि खाना डिलीवर करते हैं, उसको जो है ऑर्डर कर दिया और घर पे आपके खाना आ गया। तो आपको जो भी चीज़ें आप सोचोगे दिमाग में, तो समझ लीजिए क्या है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसके माध्यम से क्या होगा। जैसे देखिए बल्ब आपका जो है, आपने सोचे कि बल्ब जल जाना चाहिए, तो आप जगह से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई हो गया, बहुत सारी चीज़ें घर में जितनी भी डिवाइसेस है, सब आपकी इंटरनेट से कनेक्ट है और आपके सोचने बराबर से ही काम कर लेती है। तो इसी को बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वे सारे डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट रहकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वे सभी इसी के अंदर आते हैं। IoT वह स्मार्ट डिवाइसेस है जो एक दूसरे से डेटा सेंड करते हैं, और यह बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसका पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसमें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली, जैसे स्विच है, स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उन सभी को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए, तो या तो फिर एक दूसरे से कनेक्टेड हो सके, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, ठीक है।
जैसे एग्जांपल की बात करें, कॉफ़ी मेकर्स जो है इंटरनेट से कनेक्ट, वॉशिंग मशीन है, हेडफोन है, वेरेबल डिवाइस है जैसे कि ये नेक बैंड हो गए मतलब ईयरफोन वगैरह, स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक है, बैंड हो गए, सारी चीज़ें। जैसे स्मार्ट हाउस की अगर बात करें तो इसमें हाउस मतलब हाउस तो हाउस होता है, परंतु यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस लगी रहेगी वो सब किससे कनेक्ट रहेगी, इंटरनेट से। तो इस हिसाब से वो स्मार्ट हाउस बन जाएगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत देखिए बैंड है, वॉच है, सारी चीज़ें देखने को मिलती है। स्मार्ट सिटी जो कि पूरी वाईफाई से कनेक्ट रहेगी, उसको हम स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं, ठीक है, वाईफाई जो पूरी सिटी में उपलब्ध रहेगा। देखिए स्मार्ट होम हम देख सकते हैं, वेरिएबल डिवाइस, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित चीज़ें, चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रणाली, पर्यावरण की निगरानी, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जिसे बोलते हैं, ऊर्जा प्रबंधन, ये सभी अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं बिग डेटा की। तो डेटा तो आप समझ गए होंगे, आपका जो चीज़ें होती है यूजेबल, जो फैक्ट होते हैं। जैसे आप देखिए फेसबुक चला रहा है तो आपके जो फेसबुक है उसके अंतर्गत आपका डाटा मिलेगा। तो देखिए जब पुराने समय की बात करें डाटा नॉर्मल था, परंतु आज की डेट में जब शुरुआत मतलब पिछले कुछ वर्षों की बात करें, पिछले कुछ वर्षों से अभी तक देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, सोशल मीडिया आ गई है, तो अलग अलग जगह जो है डाटा बहुत सारा हो गया है। तो देखिए उसी के संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बीते कुछ वर्षों में ह्यूमन द्वारा जनरेट किए गए डाटा मतलब बहुत सारा, देखिए डेली आप फोटो अपलोड करते हो, डेली स्टेटस अपलोड करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी सोशल मीडिया पर या फिर अन्य कोई प्लेटफॉर्म पर। तो ये डेटा अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है आदि के माध्यम से जनरेट हो रहा है। तो ये देखिए बहुत सारा डाटा यहाँ जनरेट हो रहा है डेली के हिसाब से। और एक स्टडी के अनुसार आज जो है ह्यूमन हर रोज़ 2.5 क्वांटिलियन बाइट का डाटा जो है प्रोड्यूस करता है। और ये डाटा अलग अलग फॉर्मेट जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, या तो इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, इन सभी फॉर्मेट में ये जनरेट करता है। फेसबुक पोस्ट से लेकर यूट्यूब वीडियो और ईमेल तक ह्यूमन द्वारा जनरेट किए गए जाने वाले डाटा में प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि की जा रही है। और यह डाटा इतना अधिक हो गया है कि ट्रेडिशनल डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग सिस्टम द्वारा इसे मैनेज करना काफ़ी कठिन हो गया है, नहीं पॉसिबल नहीं है। ऐसा डेटा जिसे ट्रेडिशनल डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग सिस्टम यानी डेटाबेस द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता, उसे बिग डेटा बोलते हैं। तो ऐसा डेटा मतलब डेटा का आकार इतना अधिक हो गया है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका नाम बिग डेटा रखा गया है, ठीक है। और बिग डेटा की सिचुएशन मतलब जो है कई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट द्वारा फेस की जाती है। साथ ही बिग डेटा भी जो है डेटा है लेकिन एक विशाल आकार का है, ठीक है। बिग डेटा शब्द जिसका उपयोग डेटा संग्रह का वर्णन के लिए किया जाता है, जो कि आकार में विशाल और समय के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तरह के डेटा इतने बड़े और जटिल है कि कोई भी पारंपरिक डेटा प्रबंधन उपकरण इसे स्टोर या करने या इसे कुशलता से प्रोसेसिंग यानी जो एडिटिंग या उसको प्रोसेसिंग करने में सक्षम नहीं है। अब इसके फ़ायदे क्या है बिग डेटा के? तो बिग डेटा एनालिटिक्स के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर को पहचान सकती है और उसी के अनुरूप अपने प्रोडक्ट को बनाकर अधिक सेल जनरेट कर सकती है। बिग डेटा के आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्रति यूज़र के बिहेवियर को पहचान सकती है और उसे इम्प्रूव भी कर सकती है। बिग डेटा एनालिटिक्स के आधार पर प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट कम किया जा सकता है। बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से कस्टमर को उनकी पसंद के अनुसार प्रोडक्ट ऐड दिखाए जा सकते हैं। जैसे आप अगर कोई चीज़ सर्च कर लेते हो कोई ऑनलाइन स्टोर में, तो आपको हर पेज में वही चीज़ें दिखने लगती है उससे रिलेटेड, ठीक है। अपाचे, हैडूप, ओपन सोर्स, और यह जो है बिग डेटा के स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल का प्रयोग करता है। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज प्रतिदिन व्यापार से संबंधित लगभग 1 टेराबाइट डेटा उत्पन्न करता है। हर दिन 500 से ज़्यादा टेराबाइट डाटा सोशल मीडिया साइट फेसबुक के डेटाबेस में शामिल हो जाता है। और यह डेटा मुख्य रूप से फ़ोटो और वीडियो अपलोड जैसे जो मैसेज है, एक्सचेंज है, कमेंट डालने आदि के संदर्भ में यहाँ उपलब्ध होते हैं। एक सिंगल जेट इंजन 330 मिनट की उड़ान के समय 10 टेराबाइट से ज़्यादा डाटा को प्रोड्यूस करता है। चलिए यहाँ जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा है इसमें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे एमआईएस बोलते हैं। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हम देखें क्लाउड कंप्यूटिंग है और ये अदर चीज़ें, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको हमने क्या क्या चीज़ें अभी पढ़े हैं। हमने एआई के बारे में बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि मशीन या कंप्यूटर इंसान के जैसे सोचने समझने लगे तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, एआई। यानी कि एआई जो है, एआई परिपूर्ण मशीन एक प्रकार से इंसान जैसे सोचने समझने लगेगी। इसके अंतर्गत हमने इसकी पूरी हिस्ट्री जाने, इसके एप्लीकेशन, एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में जाने। उसके बाद हमने फ़ायदे और उसके नुकसान देखें। साथ ही हमने जो है यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में देखे, इसके प्रकार देखे,
प्रकार के बाद हमने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जिसमें प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों देखें। ठीक है, इसके अलावा हमने आईओटी के बारे में बात की। ठीक, आईओटी के बाद बिग डेटा के बारे में बात की। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।